2006 से 9 तक वो प्लेसमेंट सेल के इंचार्ज रहे। 2008 से 10 तक आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द स्किल डेवलपमेंट के पद पर रहा और उन्होंने इंडिया की टॉप इंस्टीट्यूशन से इंजीनियरिंग के फील्ड में ट्रेनिंग्स और रिसर्च पेपर प्रकाशित करने का काम भी किया। जिन आला दर्जे की टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने ट्रेनिंग ली उनमें IIT मुंबई, खड़गपुर, IIT कानपुर, रुड़की और बेंगलोर इत्यादि है। उन्हें स्टाफ और विद्यार्थी VC सर के नाम से पुकारते थे। समस्त बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षकगण और स्टाफ गौरव का अनुभव करते हैं कि उन्हें वीरेंद्र चौधरी सर के साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। उनकी यादें सबके जहन में आज भी है और जीवन पर्यंत आगे भी रहेगी। स्वर्गीय वीरेंद्र चौधरी के जन्म 22 जुलाई 2016 से हर वर्ष वृक्षारोपण का कार्यक्रम उनकी जयंती पर होता है और श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन भी होता आया है। हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर बालाजी फार्म जहां ये वीरेंद्र धाम निर्मित हुआ है वहां हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा और बहुत विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन होता आ रहा है। आपका स्वर्गवास कैंसर नामक बीमारी से लड़ते हुए वो तिथि जिसे हम नहीं देखना चाहते थे, लेकिन प्रकृति को कोई रोक नहीं सकता, नियति से ऊपर कोई नहीं। 21 मार्च 2015 को शिक्षा की ये शख्सियत जिसने एक्सीलेंस इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर काम किया हमारे से विदा हो गए। आपके स्मरण में डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना 18 फरवरी 2016 को की गई, जिसका उद्देश्य समाज सेवा, शिक्षा और गरीबों को बिना किसी भेदभाव के सहायता प्रदान करना है। आपके सहयोग और मार्गदर्शन से यह ट्रस्ट आगे भी अपना कार्य करता रहेगा। इसी ट्रस्ट द्वारा बालाजी फार्म नेहरू नगर बाड़मेर में वीरेंद्र धाम छात्रावास का निर्माण करवाया गया, जहां आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय और महंगे मेहमानों ने डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी की मूर्ति का अनावरण किया, उनके शिलालेख का अनावरण किया और वीरेंद्र धाम छात्रावास का फीता काटकर लोकार्पण किया, आप सबको सुपुर्द किया। ये थी कहानी उस शख्सियत की जिसने कम उम्र में बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। मैं ऐसी पुण्य आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं कि मेरी बात को आपने इत्मीनान सुना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सम्माननीय प्रोफेसर PR चौधरी साहब का। जी हाँ, स्वर्गीय चौधरी वीरेंद्र जी की शख्सियत से सीख लेगी ये नई नस्लें, क्योंकि साहिबान जो अपने कदमों पर चलता है वही मंजिल को पाता है। कार्यक्रम के अगले पायदान पर आप सभी के बीच में जिस अभूतपूर्व, ऐतिहासिक और अद्वितीय पल का आप और हम सब हिस्सा बन रहे हैं, स्वर्गीय डॉक्टर वीरेंद्र धाम का परिचय प्रस्तुत करने के लिए और उसकी कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए आप सभी के बीच में मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर जसवंत सिंह जी मायला। आप पधारें और वीरेंद्र धाम का परिचय प्रस्तुत करें। और इस बीच जो महानुभाव धूप के अंदर खड़े हैं उनसे निवेदन है कि मंच के सामने बाईं तरफ पूर्व दिशा की और आप सभी के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई है आसियाने की, तो कृपया करके आप वहां पर विराजने का कष्ट करें। मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं, आसमां से ज्यादा जमीन की कद्र जानता हूं। लचीला पेड़ था झेल गया आंधियां, मगर मैं मगरूर दरख्तों का हश्र जानता हूं। छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, जिंदगी में कितना जरूरी है सब्र जानता हूं। मैं मेहनत बढ़ी तो किस्मत बढ़ चली, इन छालों में छिपी लकीरों का असर जानता हूं। इतना विराट व्यक्तित्व मंच पर उपस्थित परम सम्माननीय हेमाराम जी चौधरी साहब का, जिन्होंने संघर्षों के साथ अपने जीवन को शुरू किया और परमात्मा ने एक बहुत बड़ा संघर्ष उनके जीवन में दे दिया। उम्र के उस वय में एक जवान पुत्र जो बुढ़ापे का सहारा बनता है, उन्हें उनसे हमेशा के लिए छीन लिया। लेकिन ताकत और हिम्मत इनकी देखिए, उनकी यादों को, उनके व्यक्तित्व को और उनकी विराटता को, उनके कृतित्व को आपने आधार बनाया। आज इतना बड़ा जन समूह सभी की मेहनत से सचिन पायलट साहब यहां उपस्थित हो पाए, यह हमारा सौभाग्य है। उस वीरेंद्र धाम का उद्घाटन करने के लिए जिसकी विराटता
वास्तुकला का नायाब नमूना कहा जा सकता है और संपूर्ण राजस्थान नहीं बल्कि भारतवर्ष में इस प्रकार का दूसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, जो परिवार इतनी बड़ी सुविधाओं के बीच में समाज के पिछड़े तबके के जरूरतमंद प्रतिभाओं को निखार कर समाज के लिए प्रेरणा बनाने का यज्ञ कर रहा है। मैं उस बिल्डिंग की कुछ विशेषताएं आपके सामने रखना चाहूंगा। परम सम्मानीय हेमाराम जी साहब ने शहर के इस मुख्य स्थान पर 3.5 बीघा बेशकीमती जमीन को इस ट्रस्ट के नाम अर्पित किया। यह आपका बहुत बड़ा योगदान है। इस भवन को बनाने में परम सम्मानीय सुनीता जी और तेज सिंह जी ने हेमाराम जी साहब का कंधे से कंधा मिलाकर के सहयोग किया और यह विराट भवन आपकी परिकल्पना से भी बहुत आगे वास्तुकला के नमूने के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हुआ, जहां देखने वाला हर व्यक्ति बरबस कहता है, वाह कितना सुंदर भवन बना है, जिसमें 84 कमरे हैं और जो तमाम प्रकार की फैसिलिटीज से सुसज्जित है। 36 कक्ष ऐसे हैं जिसमें 3-3 बच्चे एक साथ रह सकते हैं, यानी ट्रिपल सीटेड कक्ष हैं, जिनकी जो है आकार है 36 गुणा 3। इसी तरह से 48 कक्ष ऐसे हैं जिसमें 2-2 बच्चे रह सकते हैं, यानी 96 बच्चे। तो 108 और 96 204 बच्चों के रहने का यह भवन बन करके तैयार हुआ है। सभी कमरों के अंदर अटैच लेट बाथ की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जो बहुत अच्छे किसी होटल से, स्टार्ड होटल से कम नहीं है। 4 बड़े हॉल हैं जिसमें जिनका आकार 34 गुणा 60 वर्ग फीट का है। 2 कक्ष सेट ऐसे हैं जिसके अंदर यहां काम करने वाले सर्वेंट रह सकते हैं। इस भवन के कुल 5 तल हैं, 5 मंजिला इमारत है। प्रत्येक मंजिल के अंदर वाटर कूलर की फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिक पैनल दिया गया है और कॉमन टॉयलेट बाथरूम महिलाओं के और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है, जिसमें 2 पोर्च हैं, 2 लिफ्ट्स हैं और 2 सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। इस पूरे भवन में सौर ऊर्जा का पावर सोर्स उपलब्ध करवाया गया है, जिसको कोई नहीं रोक सकता और जो आने वाले समय में सबसे बड़े ऊर्जा के स्रोत के रूप में संभावित है। वर्षा जल के संग्रहण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से की गई है। प्रकृति द्वारा प्रदान की जाने वाली हर चीज को सहेजने का गुण बच्चा यहीं से सीखेगा। डिजिटल कैमरा सिस्टम पूरे भवन में है। किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधियों को तुरंत नियंत्रण में कैसे लाया जाए, यह इस कार्य को अंजाम देगा। स्वागत कक्ष, कार्यालय कक्ष इस भवन के अंदर सभी के लिए मुख्य कक्ष के रूप में रहेंगे। मॉड्यूलर किचन की सुविधा इसमें की गई है। साथ ही साथ एक बड़ा डाइनिंग हॉल है जिसमें 120 सीट्स की व्यवस्था है। 120 लोग एक साथ बैठ करके भोजन कर सकते हैं। प्रथम तल पर पुस्तकालय बनाने का प्रावधान किया गया है। पुस्तकालय शीघ्र ही तैयार होगा। द्वितीय तल पर एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण किया गया है और तृतीय तल पर डिजिटल कक्ष जो अभी इन प्रोग्रेस है, जिसका निर्माण चल रहा है। खेलकूद के मैदानों में कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस के जो है मैदान बनाए जाने प्रस्तावित हैं। शीघ्र ही इनका निर्माण संपन्न होगा। अब इस पूरे सुसज्जित भवन के अंदर प्रवेश कैसे मिलेगा, यह भविष्य की कुछ हल्की सी झांकी में आपके समक्ष रखना चाहूंगा। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रवेश के लिए सभी से आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष से इसको जो है आवृत नहीं किया गया है, संकीर्ण नहीं किया गया है। सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग इसमें रह सकेंगे। प्रवेश परीक्षा होगी। प्रवेश आवेदन आमंत्रित करने के बाद एक टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कुल 200 सीट्स के लिए प्रवेश देने हेतु एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आयोजन किया जाएगा और इसमें रहने वाले बच्चों का स्तर ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के ऊपर का होगा। यानी जो बच्चा कॉलेज में प्रवेश लेगा, अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद इसमें प्रवेश ले सकता है और यह हॉस्टल केवल बॉयज के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रकार के सुसज्जित हॉस्टल के अंदर रहने के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। वो प्रतिभाएं, आप उन्हें प्रेरित करें और इस भवन में रहने के लिए उन्हें स्थान उपलब्ध करवाएं।
इसके साथ ही मैं कन्हैयालाल जी सेठिया की ये पंक्तियां सुनीता जी के लिए और तेज सिंह जी के लिए कहना चाहूंगा, जिनका व्यक्तित्व इतना है। सबके कुशल क्षेम का इच्छुक, सब में सत है मेरी निष्ठा, सबकी सेवा इष्ट मुझे है, सबकी प्रिय मुझे प्रतिष्ठा, सभी मेरे सखा बंधु हैं, मैं सबके तन की परछाई, मेरा है संबंध सभी से, सबसे मेरी स्नेह सगाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जसवंत सिंह जी मायला। मंच पर जो कार्यकर्ता बंधु खड़े हैं उनसे निवेदन आप नीचे विराजने का कष्ट करें और आप सभी के बीच में अगला उद्बोधन लाभ प्रदान करने के लिए मंच पर आमंत्रित हैं श्रीमती शमा बानो साहिबा, प्रधान धनऊ। आपसे गुजारिश आप डाइस पर पधारें और अपना उद्बोधन संक्षिप्त लफ्जों के अंदर प्रस्तुत करें। शमा बानो साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी की ओर से राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय सचिन पायलट साहब का सबसे पहले जोरदार तालियां बजा करके हम स्वागत करते हैं। मंच पर तशरीफ फरमा परम आदरणीय किसान नेता आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब, सम्मानित मंचासीन अतिथि साहिबान, समयाभाव के चलते मैं अपनी थोड़ी सी बात आपके सामने रखूंगी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को आदरणीय हेमाराम जी साहब ने यहां पर अपनी बात रखने का मौका दिया। आप जो देख रहे हैं ये बहुत बड़ा हुजूम, ये आदरणीय लोकप्रिय हमारे सचिन पायलट साहब की लोकप्रियता और आदरणीय हेमाराम जी साहब की लोकप्रियता को बयान कर रहा है। सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितना भी ये लोग गांव से दूर दराज की ढाणियों से पधारे हैं, ये आपकी एक आवाज़ को सुनने के लिए अपने मन से यहाँ पर पधारे हैं। सबसे पहले मैं हम सभी की ओर से इस बड़े हुजूम का इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं हम सभी की ओर से बहन सुनीता का धन्यवाद करती हूँ। आपने एक मिसाल कायम की है सभी बहनों के लिए। अपने भाइयों को हम किस तरीके से इज्जत दे सकते हैं, किस तरीके से हम उनकी यादों को ताज़ा कर सकते हैं, वो आपने एक मिसाल कायम की है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगी, एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहूँगी। आप सभी के सहयोग से मुझे आदरणीय सचिन पायलट साहब के साथ में काम करने का अवसर मिला। उनके माध्यम से मुझे संगठन में पदाधिकारी होने का अवसर मिला और मैं एक छोटा सा वाक़या आपके सामने बताना चाहूँगी। जब हम संगठन में पदाधिकारी हुआ करते थे तो आदरणीय सचिन पायलट साहब यही भरी गर्मी में, लू में, तपती गर्मी में हम लोगों को कहा करते थे कि मैं 18 घंटे काम करूँगा तो मेरी टीम जो है वो 15 घंटे काम करेगी। और हमने ये करके दिखाया। लगातार हम लोगों ने मेहनत की और उसी की बदौलत ये सरकार बनी। आप सबका सहयोग मिला और हम लोगों को यहाँ पर सरकार बनाने का मौका मिला। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ज़्यादा बात नहीं करूँगी। आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद शमा खान। जैसा कि हम सब सोच रहे हैं, देख रहे हैं, समय बहुत कम है और समय की सुई को कोई रोक नहीं पाया। हम इसका अच्छा से अच्छा उपयोग करना चाहते हैं। मेरा अगला निवेदन कुमारी रिंकू डॉटर ऑफ श्री सब्दाराम जी से कि आप संक्षेप में जो अल्फाज लेके आए हैं पोइट्री के रूप में, वो संक्षेप में पेश करावें। रिंकू डॉटर ऑफ सब्दाराम जी, गुड़ा मालानी। लिखा था, वह उनकी शब्द मेरी शैली पर ना जाकर आप केवल मेरे भावों पर जाए, उस कविता पर जाए जो मैं आपके बीच रखना चाहती हूँ। एक 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं और दीपावली पर लौटकर घर नहीं आते हैं, तब वो बेटा अपनी माँ से क्या प्रश्न करता है सुनिएगा। और माँ के पास कोई उत्तर नहीं होता है और वो बेटा अपनी माँ से लगातार प्रश्न करता है। और क्या प्रश्न करता है सुनिएगा। ये मेरी पूजा का गीत है, शहीद की वंदना का गीत है। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ इस पूजा में सम्मिलित हो, शहीद की वंदना में सम्मिलित हो। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी,
जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता शहीद हो चुके हैं और लौट कर कभी नहीं आएंगे। वो बेटा 2-3 दिन से अपनी माँ की स्थिति को देख रहा होता है और माँ की स्थिति को देखकर अपनी माँ से क्या प्रश्न करता है, सुनिएगा। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली ना मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली ना मेहंदी रचाई है। बिसिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिसिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। और बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है और अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहार और उन गिफ्ट्स को देखता है। उन्हें देखकर घर आता है, घर आकर अपनी माँ से वही प्रश्न करता है, माँ किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, माँ किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं। मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूत पहन खेलने आया। पापा पापा के सबने मुझको चिढ़ाया, अब तो बता दो क्यों है सोना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। और बेटा लगातार अपनी माँ से प्रश्न करता है और अब उसकी माँ उसे कोई उत्तर नहीं देती है, तो वो बेटा अपनी माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है, उनके दोनों हाथ पकड़ता है, उन्हें झकझोरता है और कहता है 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई। हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, आने तो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने तो पापा से मैं सारी बात कहूँगा। तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी रिंकू की ये भावना प्रधान प्रस्तुति हमारे बीच में बहुत सुंदर रही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम के अगले पायदान पर परम आदरणीय राजेंद्र जी चौधरी, पूर्व मंत्री राजस्थान, आपसे गुजारिश रहेगी अपनी अभिव्यक्ति का लाभ हम सभी के बीच रखें। परम सम्मानीय राजेंद्र जी चौधरी साहब, सभी वक्ताओं से अनुरोध रहेगा बात की संक्षिप्तता का ख्याल रखें। बोलो भारत माता की। राम राम सा। आज रे कार्यक्रम रा मुख्य अतिथि राजस्थान री जनता री किसाना री आवाज और उम्मीद री किरण आदरणीय सचिन पायलट साहब, कहीं मजो नहीं आयो? ताली बजाओ। आदरणीय हेमाराम जी साहब, राजस्थान रा किसाना री आवाज और राजस्थान रा वन मंत्री बजेंद्र ओड़ा साहब, शीश राम जी ओड़ा जी का बहुत बड़ा किसान नेता है, मेरा बेटा है, वे भी अपने बीच में आया। राजस्थान का परिवहन मंत्री और मुरारी मीणा साहब और उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, विधायकगण, प्रमुखगण सभी पधारे हुए। हेमाराम जी वे परिवार का सभी सदस्यगण और पूरा आवाम आज अटे भेड़ो होयो है और भेड़ो इन वास्ते होयो है कि प्रोफेसर वीरेंद्र जी री याद में गाने परिवार वाला गाने बहन और बहनोई और पिताजी अटे
वीरेंद्र धाम री स्थापना करी और सचिन पायलट रे कई कमलों गाड़ी मूर्ति रो अनावरण करवायो और छात्रावास वा बिटिया आटे विचार व्यक्त करिया आपरा आज और प्रजातंत्र है। इन्हें पहली बाड़मेर में रामदान जी साहब हा और वह भी अटे शिक्षा अलग जगह ही छात्रावास बनायो और आज हेमाराम जी साहब उठायो है। हेमाराम जी और काम हमेशा अमर रहेला। लोगा कने दाम वे पर जेबा हीडियोड़ी वे नीत भी हीडियोड़ी वे दो घाटा लगेड़ी नीत रे मायने 100 रुपया खर्च नहीं करे कोई दाम की जगह। आज तो दिल खोलने और काम करियो है। पूरी राजस्थान की जनता रे मायने आपकी बात गूंजी है और जगह जगह राजस्थान में लोग इकट्ठे आया है आपरी श्रद्धांजलि अर्पित करने वास्ते प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी ने। कोई कम बात नहीं है। सचिन पायलट साहब तस्वीर आप लोगों के सामने व्याने चेहरे माते न तो कोई थकान है न कोई उलझन है और न कोई मुस्कान दे मायने कमी है। तो लोगारी तो खुदरा चुको है पग डीगे पिंडिया दूजे पायलट साहब नाम है जना स्थिति है एमएलए है। आज जनसला लोग पता माते मदद ही नहीं आवे। जन सुनवाई में जाओ उबारो खाली कुर्सियां खाली और अटे जन सैलाब सब पायलट साहब रा दर्शन करने वास्ते मिलने वास्ते खाली कह रहा है कि सचिन पायलट आई लव यू कितना छोरा बोल रहा जोर जोर। अबे किन्हीं सिखाएड़ो थोड़ी बोले सिखाएड़ो नहीं बोले लोग आत्मा बोले मन बोले। मैं तो अटे बाढ़ में रो प्रभारी मैंने पायलट साहब बनायो और अटे लोग मैं दौरा करिया भेजा बाढ़ में रमायने रात भी गुजारी डालिया रमायने पायलट साहब लोगों को बहुत जज्बो हो सब जगह चाहे किसान आंदोलन हो न्याय यात्रा हो पूरे 5 साल संघर्ष करियो और राजस्थान रे मायने 21 सीटाई कांग्रेसी ठेठ राज बनायो बिना सब धन्यवाद रा पात्र है। पायलट साहब रो पसीनो पड़ियो परिणाम कोई बे पर राजस्थान की जनता जस देवे पायलट साहब ने और आप बैठी जनता भी इन वास्ते शरीक हुई है कि वे सब आपने जस देनी चाहे। पायलट साहब आप हकदार हो राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सम्माननीय राजेंद्र जी चौधरी साहब का। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ आपका हृदय से आभार। कार्यक्रम के अगले पायदान पर आप सभी के बीच में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री आप और हम सब के आदरणीय और अजीज बायतू के लोकप्रिय विधायक श्रीमान हरीश चौधरी जी को कृपया वे पधारें और अपनी प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी को नवाजें। राम राम। सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय वीरेंद्र जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। आज वीरेंद्र जी के मूर्ति का अनावरण वीरेंद्र धाम के शुभारंभ के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब, हमारे परिवार के मुखिया हेमाराम जी चौधरी साहब, सम्मानित साधु संत और लाखों की तादाद में आए हुए बाड़मेर और बाड़मेर के क्षेत्र से किसान भाई और नौजवान साथियों, बाड़मेर जिले के अंदर विषम परिस्थितियों में जहां हम लोग सभी
मजदूरी करा करते थे, और मजदूरी भी उन ढोरों के ऊपर, उस जमीन पर जहां 4-4 साल तक बारिश भी कई बार नहीं पड़ती थी, उस जमीन पर हम लोग मजदूर और मजदूर से हम लोगों को सरकार के एक पैसे के खातेदारी के अधिकार में किसान बनाया 1954 में खातेदारी वहां से हमारा सफर शुरू हुआ। बाड़मेर जिले के अंदर चौधरी रामदान जी ने किसान बोर्डिंग के रूप में हम लोगों के लिए एक दुनिया का सबसे बेहतरीन मंदिर दिया, जिसके माध्यम से मेरे जैसे हजारों किसान परिवार के लोग आगे बढ़ने के लिए उस मंदिर के माध्यम से हम लोगों के जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी ऊर्जा, मदद और वो माध्यम रहा। इस अवसर पर मैं स्वर्गीय रामदान जी को भी बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। आज उनके कारण ही हम इस स्टेज पर खड़े हैं और आप सब लोग इस पंडाल में। मैं इस अवसर पर अगर स्वर्गीय मूलाराम जी धतरवाल साहब को, चौधरी साहब को अगर याद नहीं करूं तो शायद मैं ये समारोह अधूरा। मूलाराम जी धतरवाल साहब के पिताजी थे, इस क्षेत्र के बाइतू क्षेत्र के बड़े चौधरी थे और उस वक्त भी सामाजिक कार्यों के अंदर और समाज सुधार के अंदर अग्रणीय थे। बीकी देवी हेमाराम जी की पत्नी डॉक्टर सरोज, सुनीता जी, तेज सिंह जी, तमाम परिवार को आज मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद देने के लिए। साधुवाद भी शब्द कम पड़ रहा। आप जिस सोच से जिस मकसद से आपने ये काम शुरू किया, लाखों की तादाद में आप सब लोग यहाँ पधारे हो, उसी सोच और उस प्रयास को बल देने के लिए आप पधारो, इसके लिए आप तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरी समझ है, राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान के अंदर किसी किसान परिवार इस तरह का संस्था और इस तरह के भवन का निजी तौर के ऊपर निर्माण नहीं किया। अगर कहीं किया हो तो वो मेरी नजर के अंदर नहीं। इस भवन के माध्यम से बाड़मेर जिले और उसके आसपास के 36 गांव के जरूरतमंद छात्र योग्य बनेंगे और सक्षम बनेंगे, अध्ययन करेंगे, संस्कार प्राप्त करेंगे, योग्य बनकर आगे बढ़े। आज उस योग्यता के बावजूद भी हम लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। ये संघर्ष उसी तरह का है जब हम लोगों को खातेदारी का अधिकार मिला था तो उस वक्त भी व्यवस्था के अंदर खातेदारी के अधिकार के सामने खड़ा था। पर कुछ चंद लोग जिनकी सोच खातेदारी के अधिकार के माध्यम से हम लोगों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान कर रहे थे, उनके माध्यम से हम लोग आगे बढ़े। तो अलग बात है, उस खातेदारी के अधिकार के माध्यम से हम आगे बढ़े। वो कृषि क्षेत्र आज उसी देश के अंदर उस सोच का विरोध कर रहे थे, वो सफल हुए और हम लोग आज संघर्ष कर रहे हैं। इस कृषि क्षेत्र को आज जो कमजोर खत्म कर दिया गया आज के कारण। खानापार के एक शिक्षक सारण साहब पिछले दिनों में गन्ना करी और गन्ना डेली ने मुझे बताया जो बाजरी हम लोग बोते हैं वो 42 रुपए के अंदर हम लोगों को घर में पड़ती है। वो बाजरी आज बाजार में जब हम लोग बेचने जाते हैं तो उसके क्या भाव मिलते हैं। जिस तरह से ये कृषि क्षेत्र खत्म किया गया, उसी तरह से आज ये प्रयास किया जा रहा है किसान के और गांव से योग्य बच्चे जो किसान बोर्डिंग और वीरेंद्र धाम से योग्यता के माध्यम से इस देश के अंदर इस व्यवस्थाओं के अंदर हिस्सेदार और भागीदार बने, उनको कैसे रोका जाए। उसी सोच के कारण चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो, वही सोच, वही वर्ग, वही लोग मजबूती से आज जातिगत जनगणना को रोक रहे हैं, वो सफल हो रहे हैं और आज हमको वो संघर्ष करना पड़ रहा है। आज 21% के जगह 27% जो आरक्षण है वो हमारा हक है, कोई हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, पर उसके लिए भी हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। आज 21% जो आरक्षण है
जब भर्ती होती है तो आरक्षण के अंदर हम लोगों को 0% और 1 और 2% मिल रहा है। वही संघर्ष हमको वापस करना पड़ रहा है जो हमारे पूर्वजों ने। आज हम लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। लोग बड़े यश लेते हैं, लोग बड़ी बातें करते हैं कि सरकार हमने बनाई। ये सरकार जो हमने बनाई, उस सरकार के सामने हम लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष किस कारण करना पड़ता है? नौजवान साथियों, किसान भाइयों, अगर ये चीज आप समझ लोगे तो समझ लो आने वाले वीडियो के अंदर संघर्ष बहुत मिल रहे हैं। नेताजी और तेज सिंह जी जैसे जो हेमाराम जी की सोच को इस परिवार के अंदर आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ लगाया है। वरना आज के जमाने में आज की पीढ़ी सिर्फ अपने आप के लिए सोचती है और अपने परिवार के लिए सोचती है। मेरे इस अवसर के ऊपर आप तमाम लोगों से यही निवेदन, जागृत हो, शिक्षित हो, संगठित हो, हक के लिए संघर्ष करो। आने वाले वक्त के अंदर सिर्फ हिस्सेदारी से संतुष्ट नहीं हो। आने वाले वक्त के अंदर व्यवस्थाओं के अंदर नेतृत्व हम लोग किस प्रकार से कर सकें। हमारे आदर्श रामदास जी डोकिया, हमारे आदर्श गंगाराम जी, हमारे आदर्श हेमाराम जी ने जो संघर्ष किया है, जो इन लोगों ने पीड़ा के बावजूद भी इन लोगों ने हम लोगों के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया है, उस मार्ग पर बढ़ते हुए हम लोग आगे कैसे बढ़े, आगे बढ़ने के लिए आप सब लोगों को शुभकामनाएं। और तहे दिल से मैं सचिन पायलट जी आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने समय निकालकर, आज भी नहीं, जिस दिन हेमाराम जी चौधरी साहब को सबसे ज्यादा जरूरत थी, हम परिवार के लोगों के बाहर जाकर चंद लोग ही हेमाराम जी चौधरी साहब को व्यक्तिगत तौर पर संबल बढ़ाने के लिए आते थे। उसमें आप उस वक्त जब आप आते थे, वो ऋण हमारे लिए सबसे बड़ा है। आपका पद, आपकी राजनीतिक ताकत से जो आप लोगों ने दिया है, उससे बड़ा जिस वक्त हम लोगों को उस चीज की जरूरत थी, आप सचिन पायलट जी आकर आप हमारे परिवार के साथ खड़े रहे। तहे दिल से आज मैं सार्वजनिक तौर के ऊपर आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। बहुत बहुत शुक्रिया और साधुवाद श्रीमान हरीश जी चौधरी, विधायक बायतू और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार। एक महत्वपूर्ण सूचना, पीछे जो महानुभाव धूप में खड़े हैं उनके लिए पंडाल के अंदर महावीर नगर की तरफ छाया बढ़ा दी गई है, टेंट को एक्सटेंड कर दिया है। आप कृपया धूप से उधर पवेलियन की तरफ शिफ्ट हो जाएं, वहाँ आपके लिए छाया भी है और अच्छी बैठक व्यवस्था भी है। मैं अगले पायदान पर अनुरोध करूंगा, हमारे बीच सैनिक कल्याण मंत्री राजस्थान सरकार श्री राजनाथ जी गुड़ा है, आप मंच पर पधारें और इस अवसर पर अपने अल्फाज से हमें लाभान्वित करावें। बाड़मेर की पावन धरा के ऊपर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारी सरकार के कैबिनेट मंत्री हेमाराम जी, जो जज्बे के साथ, जिस भावना के साथ आप लोगों ने इसको खड़ा किया, मैं उसको नमन करता हूं। बहन सुनीता को एक भाई के प्रति इस तरह का एक उदाहरण राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान के अंदर खोजना पड़ेगा। एक माता और पिता का अपने बच्चे के प्रति जो एक जिस तरह का भाव, दुनिया में जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। जो अवतार हुए, जो महापुरुष हुए, जो भगवान के रूप में जिन्होंने मां के पेट से जन्म लिया, जाना तो उनको भी पड़ा है, लेकिन एक पिता को, एक मां को और बहन को और उनके बहनों तेज सिंह जी को जिस जज्बे से अपने परिवार के सदस्य को जिस तरह की एक श्रद्धांजलि दी है, इसका उदाहरण बाड़मेर की धरती से पूरे हिंदुस्तान में निकलेगा। मैं बताना चाह रहा हूं, 10-10, 20-20 हजार करोड़ के लोग हैं, उनका ये सौभाग्य नहीं होता कि वो कोई दूसरों के लिए ऐसा कोई काम कर दे। मैं हेमाराम जी मंत्री महोदय आपको बताना चाह रहा हूं, निश्चित रूप से पिछले जन्म के आपके अच्छे संस्कार रहे, आपके परिवार के अच्छे संस्कार रहे, जो एक सुंदर आत्मा थी जिसको इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई आप बाड़मेर के सभी लाखों की लोगों तादाद में आप लोगों ने इकट्ठा होकर जो दी है, मैं उस जिस भावना से मैं उस पूरे बाड़मेर की धरती पर आप सबको नमन करता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हेमाराम जी, जो भी बच्चे आपके इस इंस्टीट्यूट से निकलेंगे, सफल होंगे, वो आपके बेटे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह का चेहरा आप उनमें देखना, आपके जिंदगी का एक मकसद बन गया।
दूसरे लोगों के लिए एक उदाहरण बन गया। और इसके लिए पायलट साहब, मुझे जब हम हवाई चार्टर प्लेन में आ रहे थे, जब बात कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था पायलट साहब भी अपने आप को या आपके परिवार का एक सदस्य मानते हैं कि मैं इस परिवार का एक सदस्य हूं। और मुझे जब मैं देख रहा था, पायलट साहब का जन्म भी 1977 में हुआ लगभग, और आपके सुपुत्र का तो ये भी मुझे लग रहा आपका इनडायरेक्ट रूप में पायलट साहब के प्रति भी वही भाव है, और पायलट साहब का भी आपके प्रति वही भाव है। तो मैं बताना चाह रहा हूं, बाड़मेर की धरती पर आपने एक शानदार उदाहरण दिया। राजनीतिक बातें करने के लिए बहुत दुनिया पड़ी है, बाद में करेंगे। ये एक भावनात्मक मामला है, और इस भावनात्मक मामले के अंदर मैं उस बहन को सैल्यूट करता हूं जो डॉक्टर वीरेंद्र की बहन सुनीता जी, जिसने जिस जज्बे से ऐसी बहन आज के टाइम में हो, तो हकीकत में उनको सैल्यूट करने को, नमन करने की इच्छा होती है। और आपके पति ने भी इस जज्बे में आपका साथ दिया। मैं तेज सिंह जी को भी नमन करता हूं। और हम बैठे थे गाड़ी के अंदर, तो मैं उस मां को भी नमन करता हूं जिसको आप लोगों ने 6 बार निर्विरोध सरपंच बनाया, 6 बार निर्विरोध। मैं उस बहन को नमन करता हूं जिस बहन का सुहाग चला गया, और वो भी हमारे बीच में है, डॉक्टर वीरेंद्र की धर्मपत्नी, और वो बच्चे जिन्होंने, लेकिन आज आपने बाड़मेर की धरती पर हकीकत में, मेरे एक रिश्तेदार है, मैं उनसे पूछता हूं कई बार कि आप, उन्होंने पूछा कि आप में और हमारे उधर पूर्व और पश्चिम में क्या फर्क है। तो मैंने कहा कि हमारे तो रिश्तेदार आता है तब लोग उदास हो जाते हैं, और आपके रिश्तेदार जब वापस जाता है तब लोग उदास हो जाते हैं। पूर्व और पश्चिम में ये फर्क है, ये फर्क आपने साबित कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सम्माननीय राजेंद्र जी गुड़ा साहब का। कार्यक्रम के अगले पायदान पर मंच पर अतिथि उद्बोधन की अगली श्रृंखला में सादर आमंत्रित हैं सम्माननीय श्रीमान मुरारी लाल जी मीणा साहेब, सम्माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान। वीरेंद्र धाम के लोकार्पण पर मंचासीन हम सबके हरदिल अजीज, युवाओं के हृदय सम्राट, किसानों के लिए संघर्षशील सचिन जी पायलट साहब, और जिनकी वजह से आज हम यहाँ पधारे, बहुत ही सम्मानीय वरिष्ठ नेता, जनता के प्रति समर्पित हेमाराम जी, भाई हरीश जी चौधरी, हमारे पूर्व अध्यक्ष यहाँ पधारे हुए हैं, मंत्री भाई गुड़ा जी, हमारे सभी सम्मानित साथियों, विधायकगण, प्रधानगण, और बहुत बड़ी संख्या में पधारे हुए लाखों की संख्या में हमारे साथियों, एक बहन का समर्पण अपने भाई के प्रति, एक माँ और बाप का उनकी भावनाओं के साथ में समर्पण, जो उनकी भावना थी भाई वीरेंद्र जी की शिक्षा के क्षेत्र में, उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आम जन के लिए, 36 कौम के लिए इस धाम का निर्माण किया। और ये जनता का बड़ा जन सैलाब देखने में मिल रहा है। ये इस बात का द्योतक है कि आपका सम्मानीय हेमाराम जी के प्रति कितना समर्पण है। साथियों, हर आदमी राजनीति करता है, हर आदमी बिजनेस करता है, हर आदमी व्यापार करता है, हर आदमी किसान वर्ग से है, लेकिन हर आदमी ऐसे काम नहीं करता जो 36 कौम के लिए, क्योंकि बिना शिक्षा कुछ नहीं। और जो समाज ने शिक्षा ग्रहण कर ली, जिस क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा वो क्षेत्र प्रगति करता है। और दूसरा, साथ साथ में जब शिक्षा का प्रसार होता है तो लोगों के अंदर अन्य प्रकार की भावना में भी दिमाग का विकास होता है, तो लोग अपना अधिकारी के प्रति सजग होते हैं। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, जैसा भाई हरीश जी बता रहे थे, जो आपके बाड़मेर क्षेत्र की भावना है वही हमारे पूरी राजस्थान की भावना है, वही पूरे पश्चिम सबकी भावना है कि हम सबकी राजनीति में हिस्सेदारी जरूर होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जब राजनीति में हिस्सेदारी उन लोगों की अच्छी होगी जो किसान परिवारों के बारे में समझते हैं, जो गरीबों के बारे में समझते हैं, जो संघर्षशील होते हैं, तो मैं समझता हूं कि जब सरकार में उनकी अच्छी हिस्सेदारी होती है तो अच्छे फैसले भी जनता के प्रति होते हैं। साथियों,
प्रदेश के अंदर हमारी सरकार है। आप सब समझते हो, डॉक्टर साहब ने भी पूरा विस्तृत रूप से बताया था, राजेंद्र जी ने, कि किस तरह से आपने संघर्ष किया। हेमाराम जी का कोई राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था चुनाव लड़ने का, लेकिन सम्मानीय पायलट साहब कई बार उनके घर आए, कई बार उनको राज्य किया। और साथ ही हेमाराम जी जैसा व्यक्ति को जब पिछले कार्यकाल में 2008 से लेकर 13 तक जहां कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, तो मैं भी इनके साथ में राज्य मंत्री हुआ करता था। मैंने इनको बहुत बारीकी से देखा था, जिस तरह से इनकी समर्पण की भावना, जिस तरह से इनकी त्याग की भावना आम लोगों के साथ में, आम किसानों के साथ में और राजस्थान की जनता के साथ में मैंने देखी है। मैं तो आपको प्रेरणा के स्रोत मानता हूं। साथियों, मैं अपने राजनीतिक जीवन में 2 व्यक्ति ऐसे मैंने देखे हैं। एक तो स्वर्गीय राजेश पायलट, जिनके पुत्र सचिन जी पायलट हैं, वो भी हमेशा 24 घंटे किसानों के लिए समर्पण की भावना रखते थे, किसानों के लिए संघर्ष करते थे, किसानों के लिए त्याग करते थे। और उन्हीं भावनाओं का, उन्हीं की परिलक्षित मैंने सम्मानीय हेमाराम जी ने देखी, और उन्हीं के सुपुत्र सम्मानीय सचिन पायलट जी अपने सामने विराजमान है। साथियों, मैं समझता हूं कि जिस तरह से लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पधारे हो, जिस तरह से प्रोफेसर जो वीरेंद्र जी के जो शिक्षा के प्रति समर्पण था, उन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, और हरीश चौधरी जी ने इंगित भी किया है कि किस तरह से प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो जातिगत जनगणना है, बहुत से ऐसी डिमांड्स हैं, बहुत से आरक्षण की कमी खामियां हैं जिनका पूरा होना अति आवश्यक है। और वो कमी खामियां, वो जनगणनाएं, वो सारी व्यवस्थाएं तभी पूरी होंगी जब हम किसान के लोग, हम किसान परिवारों के लोग, हम गाँव के लोगों की सत्ता में पूरी भागीदारी होगी, और सत्ता में हमारी अहम भूमिका निभाएंगे। मैं समझता हूं कि इस मौके पर हम सबको यहाँ पे ये चौधरी वीरेंद्र जी से और हेमाराम जी से जो नेता हैं, उनके जो मूल भावनाओं को समझते हुए निश्चित आने वाले टाइम में काम करेंगे। और निश्चित ही जो लाखों का जन सैलाब है, मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश स्तर पे और दिल्ली स्तर पे भी लोगों को निश्चित संदेश जाएगा। और राजस्थान की जनता क्या चाहती है, राजस्थान की जनता की भावना क्या है, तो निश्चित वो भी अच्छे फैसले आने वाले टाइम करेंगे। आप यहाँ पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी लाल जी मीणा साहब का। अगले वक्ता के रूप में मंच पर आमंत्रित हैं श्री ब्रजेंद्र जी ओला। आपसे गुजारिश रहेगी हमें उद्बोधित करावें। ओला साहब। वीरेंद्र धाम के लोकार्पण समारोह और उनकी मूर्ति के उद्घाटन के अवसर पर लाखों की तादाद में आप यहाँ पधारे। आप सबका बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ, नतमस्तक हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपका अभिवादन करता हूँ। आज के समारोह के रचयिता आदरणीय चौधरी हेमाराम जी, आदरणीय सचिन पायलट साहब, पूर्व उप मुख्यमंत्री राजस्थान, आदरणीय मंच, एक पिता के सामने पुत्र चला जाए, इससे बड़ी कोई त्रासदी उस पिता के लिए हो नहीं सकती। हमने पूरी स्थिति हेमाराम जी की देखी, कई बार हम उनसे मिले, कई बार बहुत अनुनय विनय किया। हमारे परिवार का और उनका 1980 से संबंध है। वो जब प्रथम बार विधायक बन के गए थे और मेरे पिताजी राजस्थान सरकार में मंत्री थे, उस समय से हेमाराम जी का उनके प्रति सम्मान था और ओला साहब के इनके प्रति बहुत प्यार था। धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर धन कमा के और उसको सदुपयोग करना सबसे बड़ी बात है। और उसका जीता जागता उदाहरण है सुनीता जी, तेज सिंह जी। इन्होंने अपने विष्णु की कमाई से जो धन कमाया, उसको वो चौधरी जी ने इनकी प्रेरणा से और गंगाराम जी के पिताजी साहब ने जो छात्रावास की शुरुआत की थी, उसको आगे बढ़ाते हुए और बाड़मेर के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा की देन दी है। मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जो सारे हिंदुस्तान में शिक्षा में 2 नंबर का ज़िला है, और बाड़मेर, मुझे माफ़ करना, थोड़ा उसके नीचे पायदान पर आता है। आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया, जैसा हरीश जी बताते थे, किसान आंदोलन हो चाहे दूसरे तरह के उसमें अधिकार लेने के लिए किया, पर शिक्षा में आप लोग उतने आगे नहीं बढ़ सके। हेमाराम जी ने 1980 से लेके और आज तक आपकी बहुत सेवा करी। मैं आपको बताना चाहूँगा
कि आपके जो नर्मदा का पानी आया है उसमें 2 व्यक्तियों का सबसे बड़ा हाथ था। एक रघुनाथ जी थे सांचौर के एमएलए और एक ये हेमाराम जी बैठे हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे। उसके बाद जो भी कानून आपके राजस्थान में बने 2008 से लेकर 13 तक, चाहे आपको रास्ता देने का कानून था, चाहे टेनेंसी कानून में और संशोधन किए, हेमाराम जी के राजस्व मंत्री रहते हुए वो सारे काम हुए। पर उसके बाद जब 13 के बाद और भाई वीरेंद्र जी का देहांत हो गया तो हेमाराम जी एकदम से टूट गए थे और पायलट साहब ने इनको सबल दिया, आप लोगों ने सबल दिया, आपकी जन भावना थी, ये पुनः चुनाव लड़े और राजस्थान विधानसभा में गए, राज्य सरकार में आपकी बहबूदी के लिए काम कर रहे हैं। हेमाराम जी भावुक व्यक्ति हैं, मेरा आपसे एक निवेदन है, आप उनको सबल देते रहें, उनको सार्वजनिक जीवन से अलग नहीं होने दें। आप लोग हाथ उठा के बात कहें कि हम हेमाराम जी को सार्वजनिक जीवन से अंतिम समय तक अलग नहीं होने देंगे। मैं बहन सुनीता को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा काम शिक्षा के क्षेत्र में बाड़मेर में किया है। आप लोग उसका आने वाली पीढ़ियाँ बहुत लाभ उठाएंगे। हमारे यहाँ हम पंजाब के बॉर्डर पर थे, आर्य समाज वालों ने आज़ादी से पहले काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, जिसका फल आप आज भुगत रहे हैं। वही फल आपको इस वीरेंद्र धाम छात्रावास से मिलेगा। वीरेंद्र जी शिक्षा के आदमी थे, पीएचडी करी, पेपर लिखे और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आज हेमाराम जी की पुत्री ने, वीरेंद्र जी की बहन ने, तेज सिंह जी ने, डॉक्टर सरोज जी ने, वीरेंद्र नगर की सरपंच साहिबा ने, हेमाराम जी के पूरे परिवार ने जो आपके लिए शिक्षा में आगे बढ़ने का काम किया है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं पुनः मेरी तरफ से वीरेंद्र जी को श्रद्धांजलि देता हूँ और इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि बाड़मेर के विकास में जो है शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा काम किया है उसका कोई शानी नहीं है। आपका और कुछ भी कोई बता सकता है, पर आप शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई नहीं बता सकता। तो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और उस क्षेत्र में जहाँ शिक्षा में हम आप शिक्षित हैं पर दूसरे क्षेत्र के मुकाबले आप थोड़ा नीचे हैं, उसमें इस तरह की परिकल्पना हेमाराम जी साहब ने और उनके परिवार ने की। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं ऐसे समय में की जो वो बिल्कुल टूट चुके थे। इतनी बेशकीमती ज़मीन उन्होंने दी, इतना अच्छा 5 स्टार के मुकाबले का छात्रावास बनाया है और 36 जात के लोगों को उसमें एडमिशन मिलेगा, लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी, इंटरनेट वहाँ होगी, खेल की सुविधा मिलेगी। इसके लिए मैं पुनः हेमाराम जी के परिवार का, सुनीता बहन का, तेज सिंह जी का, डॉक्टर सरोज का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया ओला साहब का। अगले वक्ता के रूप में मंच पर आमंत्रित हैं परम सम्मानीय खिलाड़ी लाल जी बैरवा साहब, अध्यक्ष SC आयोग राजस्थान। आपसे गुजारिश हमें उद्बोधित करावें। युवा दलों की धड़कन, हमारे 36 कौम के नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय सचिन पायलट साहब और हमारे श्रद्धेय सम्माननीय हेमाराम जी, जिनकी वजह से आज ये पूरा बाड़मेर ही नहीं राजस्थान में चर्चा है। मंच पर विराजमान सभी मंत्रीगण, विधायकगण और प्यारे साथियों, मुझे 2 मिनट का टाइम मिला है, उसमें मैं अपनी बात पूरी करने की कोशिश करूंगा। आज जो हेमाराम जी और हमारे ये वीरेंद्र धाम का मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी लोकार्पण किया, एक ऐतिहासिक देखने में, और जो हमने अंदर से जाकर देखा, जो हॉस्टल तैयार किया है, ये इतना काबिल तारीफ है कि इनकी जितनी प्रशंसा करें वो कम है। ये कोई बिल्डे ही होते हैं
जिनके भाग्य में ऐसा लिखा होता है, आज ये वही हैं। अदरवाइज तो कोई चूल्हे की राख नहीं देता। 3-3 इंची और 6-6 इंची पे तो लोग कहना आपस में मर जाते हैं। जो आज पूरा बाड़मेर और राजस्थान इस बात को सम्माननीय श्रद्धेय हेमाराम जी के लिए जो आदर भरे शब्दों में जो बात कर रहा है, मैं उनके लिए तहे दिल से एक बहुत ही अच्छे श्रद्धा सुमन के हिसाब से आप सब के लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। राजनीतिक बात करने का टाइम नहीं है, फिर करते रहेंगे, लेकिन ये बादल गरज रहे हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। पूरा राजस्थान का हर व्यक्ति ऊपर आसमान में देख रहा, कब बादल आएंगे, कब बरसात होगी, कब राजस्थान में सरकार बनेगी। जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कार्यक्रम के अगले पायदान पर मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं सीडी विमोचन के लिए भाई रमेश सारण मंच पे आए, और इसके बाद आप और हम सभी की प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होगी और हम उस शख्सियत को जिसको सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मेरा अनुरोध रहेगा परम सम्माननीय सचिन पायलट साहब और अग्रिम पंक्ति में विराजित सभी अतिथियों से, ये सीडी जिसके अंदर स्वर्गीय डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी जी की भव्य गाथा को उकेरा गया है, और इस मौके पर मैं अनुरोध करना चाहूंगा म्यूजिक, इस सीडी का म्यूजिक चलाया जाए। सभी लोगों से गुजारिश है अपने अपने स्थान पर विराजें। यह वह सीडी है जिसमें वीरेंद्र जी की दिव्य गाथा का वर्णन गायक रमेश सारण की आवाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में निवेदन करना चाहूंगा सभी के हृदय सम्राट सचिन पायलट साहब से अपनी प्रबोधमयी वाणी से हम सभी को उद्बोधित करावे परम सम्माननीय सचिन पायलट साहब। सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, हेमाराम चौधरी, हेमाराम चौधरी। आदरणीय हेमाराम चौधरी साहब, विधानसभा में हमारे साथी पूर्व मंत्री हरीश चौधरी जी, सुनीता जी, जोर सिंह जी, आदरणीय बिकी देवी जी, सम्माननीय विजय नोला साहब, दीपेंद्र सिंह जी, मुरारी मीणा जी, रायन चौधरी जी, गोड़ा साहब, खिलाड़ी बैरवा जी, रूपराम मेघवाल साहब, पद्माराम जी, वीरेंद्र चौधरी जी, जी.आर. खटाना साहब, पी.आर. मीणा जी, हरीश मीणा जी, राकेश पारिक साहब, सभी लोगों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आज के कार्यक्रम में राजस्थान का शायद कोई हिस्सा बचा होगा जहाँ से हेमाराम जी और उनके परिवार को संबल और सम्मान देने के लिए हमारे साथीगण आज बाड़मेर नहीं आए हैं। वेद सोलंकी जी, गिरिराज मलिंगा जी, सुरेश मोदी साहब, सभी विधायकगण, राम निवास गावड़िया जी, मुकेश भाकर साहब, इंद्राज गुर्जर जी, हीरालाल जी, फतेह खान साहब, महेंद्र चौधरी जी, सी.डी. देवल साहब, गफूर खान जी, समा बानो जी, आजाद सिंह जी, विद्याधर जी, करण सिंह उच्चाड़ा साहब, सुभाष मील साहब, मनीष यादव जी, निर्मल चौधरी जी, राणा राम जी, प्रियंका मेघवाल जी, गोपाराम जी, अभिमन्यु पूनिया जी, अनिल चोपड़ा साहब और सभी प्रधानगण, आज के इस विशाल कार्यक्रम में मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में इस भीषण गर्मी में, तपती धूप में आप सब यहाँ पर आज इस खूबसूरत कार्यक्रम के गवाह बने। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सुनीता जी का, उनके पूरे परिवार का, हेमाराम जी का, कि इन्होंने आज बाड़मेर को
मारवाड़ को एक ऐसी सौगात दी है जो मैं समझता हूं आने वाली कई पीढ़ियों तक नौजवान बच्चे बच्चियां याद रखेंगे। और एक मिसाल आपने आज कायम की है। हेमाराम जी के बारे में सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, और जितने हम सब लोग मंच पे बैठे हैं उससे ज़्यादा अच्छी तरह से हेमाराम जी को आप जानते हो। और हेमाराम जी के साथ राजनीति करने का हम सबको अवसर प्राप्त हुआ। मैंने बहुत से लोग देखे राजनीति में, पक्ष में, विपक्ष में, प्रदेश में, देश में, हर पीढ़ी के, हर किस्म के। लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि राजस्थान के अलावा देश में इस प्रकार का राजनेता बहुत कम पैदा हुआ है जिसने अपने कार्यशैली से, अपने विनम्र स्वभाव से, अपनी बोली से उन लोगों का मन भी जीता जो उनके विरोध में खड़े होते थे। अपनों को साथ रहना बहुत आसान है, लेकिन जो विरोधियों का मन जीत लेता है वही लोग असली मायने में राजनीति करते हैं देश में, और एक आयाम कायम करते हैं। तो मैं यहाँ पर आज बहुत खुश हूँ कि स्वर्गीय वीरेंद्र जी के नाम पर जो ये हॉस्टल बना है, 80-85 कमरों का बना है, जिसका लोकार्पण हमने किया, उनकी मूर्ति की स्थापना हुई है। और इस परिवार ने जो कुछ किया, मैं समझता हूं कि एक परिवार के 2, 5, 10 लोग नहीं कर सकते। जब तक उस परिवार के पीछे लाखों लाख आप जैसे लोग नहीं खड़े हों, किसी परिवार की हिम्मत नहीं होती। हम सब दान पुण्य करते हैं, हम सब अपने घर वालों से प्यार करते हैं, लेकिन सामाजिक चेतना जगाने के लिए, इतिहास कायम करने के लिए जिस संकल्प शक्ति की जरूरत होती है वो आप लोगों की प्रेरणा से आता है। इस लोकतंत्र में जनता की ताकत को हम लोग आंकते हैं सिर्फ मतदान के दिन। लोकतंत्र है, बटन दबाएंगे, मशीन बोलेगी, हारेंगे, जीतेंगे। लेकिन लोकतंत्र में आवाम की जो ताकत है वो लगातार 5 साल तक काम करती है। और इस देश की राजनीति में भावना और जज्बात बहुत महत्वपूर्ण है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हेमाराम जी ने एक नौजवान बेटा अपना खोया, मैंने कम उम्र में अपने पिताजी को खोया, लेकिन उस चुनौती के समय में जनता का सहायता, संबल, सहयोग, प्यार और आशीर्वाद एक ऐसा भगवान की माया के माध्यम से एक ऐसा हम लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है कि तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए हम खड़े रहते हैं। अभी मन से बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, जब वीरेंद्र जी का स्वर्गवास हुआ मैं दुख प्रकट करने आया था घर पर हेमाराम जी के, और हम सब समझ सकते हैं एक बाप के लिए बच्चे को खो देना शायद दुनिया में इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। लेकिन ये ऊपर वाला ही है जो उस दुख का सामना करने के लिए इंसान को शक्ति देता है। बाकी हम इंसान क्या चीज है? हमको थोड़ी मोच आ जाए, पैर फिसल जाए, आदमी मर जाता है। छोटी सी चीज में आदमी खुश हो जाता है, दुखी हो जाता है। लेकिन इतने बड़े विराट दुख का सामना करने की ताकत परमपिता परमेश्वर देता है। और वो कैसे देता है? ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, लेकिन मन में जो शक्ति पैदा होती है वो भगवान जनता के माध्यम से देता है। इसीलिए मैं आप लोगों का, बारमेड़ की जनता का बार बार साधुवाद करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, इतने बड़ा हादसा होने के बाद स्वाभाविक रूप से हेमाराम जी ने कुछ समय तक सामाजिक मिलना जुलना, राजनीतिक गतिविधियां कम कर रखी थी। उस वक्त हम विपक्ष में थे और हमारी पार्टी की बहुत करारी हार हुई थी 2013 के चुनाव में। 15 में, 16 में, 17 में धीरे धीरे मैंने कई बार निवेदन किया हेमाराम जी को, और उस वक्त मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था। तो अध्यक्ष के नाते मैं हेमाराम जी से उम्र में बहुत कम
मेरी उम्र बहुत कम है उनसे, लेकिन मैं अध्यक्ष था तो मैंने उनको निर्देशित किया, मैंने कहा आपको जयपुर आना पड़ेगा। तो हेमाराम जी मना तो करते नहीं फ़ोन पे, हाँ हाँ करके रख दिया फ़ोन। मैं जोधपुर गया घर पे, और अगले दिन मैंने एक जयपुर में एक मीटिंग रखी थी सभी वरिष्ठ नेताओं की। तो मैंने कहा मैं जोधपुर से कार से जा रहा हूँ, अब मेरे साथ चलिएगा। उन्होंने कहा नहीं आज मैं जा नहीं पाऊँगा, कुछ उन्होंने बात बताई। तो मैंने कहा कल मीटिंग आपको आना है, तो हेमाराम जी का मैं आ जाऊँगा। अब 2 साल से अपने घर से निकले नहीं थे तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कहा आप नहीं आने वाले हो। उन्होंने कहा मैं आपको वचन देता हूँ मैं कल आ जाऊँगा जयपुर। और वो दिन है, मुझे याद है, मेरे ख्याल में हेमा जी बात कर रहा था, जिस दिन नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी का दिन था। हेमाराम जी जयपुर में आए, मेरे घर पे मैंने खाना रखा था, सब नेताओं से मुलाकात करी, और उस दिन उन्होंने वो सीमा लांघी जब वो घर से बाहर निकलकर दोबारा जनता में, पार्टी में, नेताओं से, लोगों से मिलना शुरू किया, और फिर बाद में उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। लेकिन ये बात भी सच है, 18 के चुनाव में हेमाराम जी ने मुझे कहा कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता। मैं तो अध्यक्ष था, मैंने कहा मैं आपको निर्देशित करता हूं, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, आप चुनाव लड़ोगे। और यही परिणाम रहा हरीश जी, बाड़मेर जिले में एक तरफा कांग्रेस जीती। और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि हेमाराम जी आपके चुनाव लड़ने से, आपका नेतृत्व देने से बाड़मेर को ताकत मिली, हम सब यहां पर जीत कर गए। और क्योंकि हेमाराम जी मेरी बात मान लेते हैं तो उसका मैं कभी कभी शोषण भी करता हूं। जज्बाती आदमी हैं, अपनी बात पे अड़ जाते हैं। एक बार उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और वापस लेने को तैयार नहीं। सबने बहुत बार कहा यहाँ वहाँ, लेकिन फिर मैंने घर बुलाकर इनको हाथ जोड़कर निवेदन किया। मैंने कहा हमारी सरकार है, आप अपना इस्तीफा वापस लो। और मैं धन्यवाद करना, आज इस मन से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरी बात को स्वीकार कर कर वो इस्तीफा वापस लिया। और आज भी कोई पद का, सत्ता का कोई लालच नहीं है। आपने देखा बहुत साधारण जीवन इनका है, और जीवन शैली ऐसी है कि हर व्यक्ति अपने से इनको संबंधित कर सकता है। लेकिन आप सबके खातिर, हम सब के आग्रह पर इन्होंने आज हमारी सरकार के अंदर मंत्री पद संभाला हुआ है। तो इन्होंने जो बीड़ा उठाया उसको आज अंजाम दिया। आप सब लोगों के सामने इतना बड़ा स्वर्गीय वीरेंद्र जी के नाम पर एक हॉस्टल बना है, एक मूर्ति यहाँ पर लगी है, और जिस प्रकार से, जिस आधुनिक सोच के साथ इसकी स्थापना हुई है, मैं समझता हूँ बहुत लंबे अरसे तक हजारों हजार बच्चों को सही रास्ता दिखाएगा। और राजस्थान और देश में अगर आगे विकसित होना है तो 2 रास्ते हैं, किसानी और पढ़ाई, और फिर कमाई। और हम सब लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अगड़े हैं, जैसे भी हैं, हम सबको अगर हम किसानी करेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ लिख कर, स्वर्गीय पायलट साहब कहा करते थे हमेशा, जब किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा, गांव ढाणी में रहने वाला बच्चा, और वो सारे बच्चे बच्चियां पढ़ लिख कर उन तमाम कुर्सियों पर नहीं बैठ जाते जहां से इस देश और प्रदेश की नीतियां बनती हैं, तब तक ये देश विकास नहीं कर सकेगा। और हरीश जी आपने जो बात बोली आज मंच से, मैं पूरा समर्थन आपका करता हूं। लेकिन आज संघर्ष क्यों करना पड़ता है? आज अपने हक अधिकार को जो संविधान कानून में लिखा है उसको लेने के लिए भी हमको आग्रह क्यों करना पड़ता है? हमको तमाम चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उन तमाम कुर्सियों पर जब गरीब और किसान के बच्चे बैठ जाएंगे तो हमें कभी झेलना नहीं पड़ेगा, हमारे काम अपने आप हुआ करेंगे। 2%, 5%, 6%, ये सब आंकड़ों के जाल में लोगों को फंसाकर तमाम विसंगतियां पैदा कर कर जो रुकावटें पैदा होती हैं। और हम 36 कौम के सभी लोग, इसमें कोई जाति बिरादरी की बात नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति, जो बच्चा और बच्ची गांव में रहा पला बड़ा है, उसको मालूम है क्या चुनौतियां हैं किसानी में, कब दिक्कत बीज लेने में आती है, खाद डालने में आती है, पानी लगाने में आती है, फसल बेचने में आती है। जिसको जानकारी नहीं है किस संघर्ष से बच्चा पढ़ाई कर कर, पैदा होने के बाद मेहनत कर कर, पढ़ाई कर कर आगे बढ़ता है, जिसको उसकी कल्पना नहीं है, वो समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। आज हमारे बच्चे जब पीड़ित होते हैं, क्या हमको दुख नहीं होता? आज हमारी बच्चियां दिल्ली में बैठी जंतर मंतर पर, उनके साथ उन्होंने आरोप लगाया, शोषण हुआ, कितने दिनों से बैठी हैं, हमारे दिल में दुख नहीं होता? आज हमारे बच्चे जो
सालों मेहनत करते हैं, जिनके माँ बाप अपना पेट काट कर उनके ट्यूशन करते हैं, पढ़ाई कराते हैं, वो एग्जाम देते हैं, वो पेपर लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, हमें दुख नहीं होता। उस पर कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लगता है? न्याय दिलाने में इतनी पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि उन कुर्सियों पर वो लोग नहीं बैठे जो यहां से निकल कर गए हैं। उन कुर्सियों पर वो लोग नहीं बैठे जिनका दिल दुखे, जिनको 10,000 की 50,000 की कीमत का पता हो। साथियों, संकल्प हमको लेना पड़ेगा भविष्य के लिए। ये बात बाड़मेर की नहीं है, ये सीमावर्ती जिला हमारा, यहां खान भी है, खनिज भी है, तेल भी है, सब कुछ निकला। बाकी मुल्कों में जहां रेगिस्तान होता है आज वो कहां पहुंच गए हैं? क्या कारण है कि हमारा ये जिला आगे नहीं बढ़ सकता? आधुनिक खेती हो रही है, दुबई में देखो क्या निकल गया, वहां पर भी तेल है। हेमाराम जी, हरीश जी मिलकर यहां पर अगर हम सब मिलकर काम करेंगे और सही संकल्प लेंगे, यहां पर रोजगार के अवसरों में अगर हम बाड़मेर के नौजवानों को प्राथमिकता देंगे तो क्या गलत बात है? यहां के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, हमारी धरती से तेल निकल रहा है, खान निकल रही है। सब कुछ बदल सकता है, सपना देखने की जरूरत है, सब कुछ तब्दील हो सकता है, कदम उठाने की जरूरत है, सब सपने साकार हो सकते हैं, सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। नौजवानों का यह देश, नौजवानों का यह प्रदेश, नौजवानों की ऊर्जा, इनकी संकल्प शक्ति, इनकी ताकत, इनका देह, ये किसी के मोहताज नहीं है। अवसर चाहिए, प्रतिस्पर्धा बराबर की हो। बाड़मेर का यहां का नौजवान लड़का लड़की दुनिया के किसी देश के लड़के लड़की के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। मौका तो मिले, अवसर तो मिले, बराबरी की लाइन में तो खड़ा कर कर देखें और फिर देखो हमारे बच्चे कहां तक पहुंच सकते हैं। नौजवानों को मौका देने की जरूरत है, उन पर विश्वास करने की जरूरत है। और इस वीरेंद्र धाम से मैं चाहता हूं ऐसे नौजवान बच्चे निकल कर जाएं, अगले 5, 10, 20 सालों के अंदर कलेक्टर बने, एसपी बने, राजनेता बने, बड़े बड़े उद्योगपति बने, ताकि इस जिले का, इस क्षेत्र का, आप सबका हमारा नाम रोशन हो सके। साथियों, समय किसी के लिए रुकता नहीं है और मुझे खुशी है आज ओला साहब ने हम सबके हाथ खड़े करवाए और हेमाराम जी ने मुझे कहा कि सुनीता ने भाषण दे दिया, स्वागत भाषण, आप लोग बोल लो, मैं आज भाषण दे नहीं पाऊंगा। और उन्होंने कहा मैं बहुत भावुक हो जाता हूं। मैंने कहा हेमाराम जी, ये सब लोग यहां पर आज आपकी 2 लाइन सुनने के लिए आए हैं और मेरे बाद मैंने भी इनको निवेदन किया है, यहाँ आपसे बोलेंगे, राम राम करेंगे, आपका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हेमाराम जी संकोच करने वाले व्यक्ति हैं, थोड़ा बहुत इनको हमें धक्का देना पड़ता है। और आने वाला समय आप सबका समय है। आने वाले समय में तमाम संभावनाओं को हमें कामयाब करना है। जो कुरीतियां हमारे अंदर हैं, आज देश प्रदेश में कहीं लूटपाट होती है, भ्रष्टाचार होता है, उसके खिलाफ हमें आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करी। हो सकता है किन्हीं लोगों को बात पसंद नहीं आई हुई, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ता रहूंगा और आप सब लोगों के लिए, क्योंकि दीमक की तरह हमको यह भ्रष्टाचार खा रहा है। ईमानदारी, सादगी, राजनीतिक जीवन में स्पष्टवादिता, अच्छे आचरण वाले, अच्छे सोच वाले लोग अगर राजनीति में आएंगे, महत्वपूर्ण पदों पर बैठेंगे, चाहे नगर पालिका का हो, पंचायत समिति का हो, जिला परिषद का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, कोई भी पद हो, अच्छे लोगों का चयन आपको करना है। साफ सुथरी छवि के लोग राजनीति में आएंगे। और मुझे दोबारा कहने में कोई संकोच नहीं है, इतना लंबा समय हेमाराम जी का हो गया राजनीति में, मंत्री रहे, विधायक रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, तमाम पदों पर रहे, लेकिन इनका सफेद दामन, उस पर एक भी छींटा कीचड़ का आज तक लगा नहीं है। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन आरोप लगाने वाले भी देख के आरोप लगाते हैं, कहां पे चिपकेगा, कहां पे नहीं चिपकेगा।
तो हेमाराम जी पे कोई चिपक ही नहीं सकता, आप कुछ भी कहते रहो, क्योंकि विश्वास कायम किया। इसलिए साथियों, बहनों, भाइयों, मैं एक बार पुनः हेमाराम जी का, सुनीता जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस जिले के अंदर कई बार यहां पर मेरा आना रहा, हम विपक्ष में रहे, सत्ता में रहे, लेकिन आज भी मुझे खेद है कि जिस प्रकार का रवैया दिल्ली का है, हमारे जो सीमावर्ती जिलों के जो गांव हैं, आज वहां विकास लगभग ठप है। आज भी हमारी माताएं बहनें पानी के लिए वहां तड़पती हैं, वहां पानी भी देसी घी से महंगा हो गया है। उन गांवों में जो सरहद के गांव हैं, वहां पर विकास पहुंच नहीं पा रहा, और ये बेरुखी मैंने देखा दिल्ली से हो रही है। इसका भी हमें सामना करना पड़ेगा, एक सामूहिक विकास करना पड़ेगा, बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे तो जनता भी साथ देगी, मतदाता भी साथ देंगे और ऊपर वाला भी साथ देगा। आज आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम को कामयाब बनाया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मंच पे तमाम हमारे साथी बैठे हैं, मैंने कहा राजस्थान का कोई जिला नहीं है जहां से आज हेमाराम जी के, इनके परिवार को साधुवाद देने के लिए हमारे सब साथी यहां पर आए नहीं हैं। हम में से बहुत साथी आज बोल नहीं पाए क्योंकि समय कम था, लेकिन आप सब ने इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आज हाजिर होकर इस बात पर मोहर लगा दी है कि हेमाराम जी लंबे समय तक आप लोगों की सेवा करते रहेंगे और हम उनके पीछे ढाल की तरह खड़े रहेंगे। हमारे अभिभावक हैं और मुझे हमेशा इनका सानिध्य मिला है। और मैं भी कभी कभी, जब मुझे बहुत सारे लोग बहुत सी बातें बोलते हैं, क्योंकि राजनीति में सुझाव देने वालों की संख्या कम नहीं होती, कोई सुझाव ये, कोई सुझाव वो, जब मैं सबकी सुन लेता हूं तब कभी कभी 10-15 दिन में शाम के समय मैं हेमाराम जी को फोन लगा पूछता हूं, मैं कह राम जी आप बताओ करना क्या है, कैसे है, और फिर हेमाराम जी जो बोल देते हैं, सचिन पायलट उस रास्ते पर चल देता है। इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि हमारी ट्यूनिंग अलग बैठी हुई है और ये ट्यूनिंग हमेशा रहेगी। और रिश्ते, देखो हम कहां पैदा होंगे, किस घर में जन्मेंगे, हम हिंदू बनेंगे, मुसलमान बनेंगे, हमारे हाथ में नहीं है। हम किस कोख से पैदा होंगे, हमारी जाति क्या होगी, हमारा नाम क्या होगा, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन होश संभालने के बाद हमारी बोली, हमारा आचरण, हमारा व्यक्तित्व, हम लोग क्या कहते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं, हमारे हाथ में है। इसका दोष हम किसी को नहीं दे सकते। इसलिए रिश्ते बनाने से बनते हैं और हम लोगों ने रिश्ते बनाए हैं। इस रिश्ते को हम हमेशा कायम रखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बाड़मेर की जनता ने जो असीम प्रेम और प्यार और आशीर्वाद हेमाराम जी को, उनके परिवार को दिया है, इसको आप हमेशा कायम रखें। और मुझको भी आपने आज बहुत हर्ष और उत्साह के साथ हमारा यहाँ पे स्वागत किया। मैं सभी लोगों का, खासकर जिले के नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस आयोजन में इतनी शिद्दत के साथ यहाँ पर इसको कामयाब बनाया। और परमपिता परमेश्वर से दोबारा कामना करता हूँ कि आप सब हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो, आपके बच्चों को भगवान लंबी उम्र दे और हम सबका जीवन बहुत मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आग्रह करूंगा हेमाराम जी से यहाँ पर आए, हमको सबको संबोधित करें। पायलट साहब का बहुत बहुत साधुवाद और माननीय हेमाराम जी साहब अपने श्री मुख से हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आज के समारोह के मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय नेता परमादरणीय सचिन पायलट जी, मेरे साथी सभी मंत्रीगण, विधायकगण, मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी अतिथिगण, पत्रकार बंधु, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे विद्यार्थियों, आज इस समारोह में पायलट साहब और प्रदेश से और बाड़मेर जिले के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से आप सब लोग यहाँ पधारे, इस समारोह की शोभा बढ़ाई, हमारा मनोबल बढ़ाया, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पायलट साहब ने ठीक कहा, मेरी ताकत आप लोग हैं, आप लोगों की वजह से ही मैं आज इस स्थिति में खड़ा हूँ, नहीं तो मैं कभी का टूट जाता। तो इसलिए आप लोगों ने मुझे हमेशा प्यार, स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद दिया
उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। आप लोगों का एहसान मैं मेरे आप लोगों के लिए मेरी चमड़ी के जूते बनाऊं तो भी उतर नहीं सकता। पायलट साहब ने जैसा कहा, मैं जिसके साथ रहता हूं या जिसको जो बात कहता हूं उस पर हमेशा कायम रहता हूं। उससे चाहे मुझे नुकसान हो ये फायदा, ये नहीं देखता। आजकल लोग नुकसान फायदा देख करके चलते हैं, ये सबको पता है। आज अभी इस बार ही नहीं, पूर्व में भी 1980 में जब मैं विधायक बना था तो उस समय राजनीति में लाने वाले मेरे को परशुराम जी मदेरणा थे उस टाइम। तो जब नेता की बात आई राजस्थान में तो मैं मजबूती से परशुराम जी के साथ खड़ा रहा। परशुराम जी राजस्थान के नेता नहीं बन सके, लेकिन मैंने उनका कभी साथ नहीं छोड़ा। कोऑपरेटिव बैंक के, भूमि विकास बैंक के और दूसरे निगमों के पद बांटे जा रहे थे, मंत्री भी बनाए जा रहे थे, मुझे भी बुलाया गया। जिम्मेदार आदमी जिसके हाथ में उस समय ताकत थी, वो सब कुछ राजस्थान में करने की क्षमता रखते थे। उन्होंने मुझे बुला करके कहा कि आपको जोधपुर का, मारवाड़ का किसानों का नेता बनाना चाहते हम। मैंने कहा मैं तो ये एमएलए बन गया, यही ज़्यादा है मेरे लिए, इससे ज़्यादा आप मेरे को क्या बनाओगे? मेरे को इससे ज़्यादा कुछ बनना नहीं। मुझे पता था कि ये मुझे कोई झुंझुना पकड़ा करके और जिनका एहसान है उससे मुझे अलग करेंगे। मैं उनकी बात समझ गया था, मैंने उनको स्पष्ट मना कर दिया था। शिवचरण जी माथुर मुख्यमंत्री थे, उनको हटाने की बात चली थी। उस समय मैं एमएलए था। शिवचरण जी ने मेरे को चैम्बर में बुला करके कहा, अपनी चैम्बर में, कि हेमाराम जी आप मेरे से नाराज़ हो क्या? मैं तो आपसे कतई नाराज़ हूँ। किसने कहा आपको नाराज़ कर? तो कहा आप नाराज़ नहीं हो तो फिर आप मेरे साथ रहो, कुछ लोग मेरे को हटाना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं तो आपको हटाने में नहीं हूँ, लेकिन एक बात है, परशुराम जी किसके साथ है? आपके साथ है तो हेमाराम जख मार करके आपके साथ रहेगा, और आपके साथ नहीं है तो हेमाराम कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसी बात मैंने उनको कही। और शिवचरण जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आज वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन बाद में उन्होंने कहा भाई सही है बात कहने वाला, तो ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा मेरे जीवन में। और जब मैं नेता प्रतिपक्ष बना उस समय शिवचरण जी माथुर और प्रद्युम्न सिंह जी आज भी बैठे हैं, शिवचरण जी चले गए, दोनों मेरे घर आए कि हम बहुत खुश हैं आज आप नेता प्रतिपक्ष बने हो, बस हम इससे ज़्यादा कभी खुश हो ही नहीं सकते। ये मेरे घर आए थे। नेता प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी मेरे को दी थी। उस समय मैं नेता प्रतिपक्ष होने के नाते टिकटों का दिल्ली में सोनिया जी के साथ बैठ करके फैसला होता था, उसमें मैं भी भागीदार था, शामिल था। हरीश जी को पता है, ये मेरे साथ 24 घंटे साथ रहते थे, और तबीयत खराब हो जाती थी तो ये कहीं ले जा करके थोड़ी दवाई भी देते, थोड़ी रेस्ट भी करवाते। तो उस समय भी मेरा मन बाईतू से चुनाव लड़ने का था, लेकिन मैंने मना किया। और सभी जो स्क्रीनिंग कमेटी थी वो पूरी की पूरी चाहती थी कि मैं बाईतू से चुनाव लड़ूं, लेकिन मैंने कहा मैं बाईतू से चुनाव नहीं लड़ूंगा। बाईतू का टिकट मेरे को और किसी को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? कर्नल सोनाराम जी को देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? इसलिए देना पड़ेगा कि कर्नल सोनाराम जी को टिकट नहीं दिया नहीं तो हमारा सबका होका भर देंगे। और ये कर्नल सोनाराम जी ने कह दिया अगर मेरे को टिकट नहीं, मैं तुम्हारा सबका इलाज कर दूंगा। और ये मैंने महसूस किया कि हाँ ये इलाज कर देंगे। तो अगर ये इलाज कर देंगे तो हमारा तो काम हो गया, हमारी सरकार बनेगी नहीं फिर।
मैं एक बाइट उसे जीत के आ जाऊंगा तो आ जाऊंगा, वो तो बात अलग थी, वो मेरे को तो नहीं हरा पाते मान लो, लेकिन पूरे जिले का नाश कर देते तो सरकार अमेरिका से बनती, उस समय ही सरकार नहीं बनती। तो कहने का मतलब, अभी जैसे पायलट साहब कह रहे थे, अपन जिसके साथ रहे साथ रहे। शीश राम जी ओला ने मेरे को नेता प्रतिपक्ष बनाया, सोनिया जी को शीश राम जी ने कहा कि इस हेमाराम को नेता प्रतिपक्ष बना दो। शीश राम जी के अलावा एक भी व्यक्ति नहीं था जिसने सोनिया जी को कहा हो कि हेमाराम को नेता प्रतिपक्ष बनाओ, और कोई था तो आ जाए मेरे को बता दें। और शीश राम जी कहने से नेता प्रतिपक्ष बनाया, मेरे को बनाया। तो मैं जब तक शीश राम जी रहे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ में खड़ा रहा, और ब्रजेंद्र जी के भी साथ में हूँ, परशुराम जी के परिवार के भी आज भी साथ हूँ। मैं उनका कभी एहसान भूल नहीं सकता, आप लोगों का, जनता का भी कभी एहसान भूल नहीं सकता, और पायलट साहब का भी कभी एहसान भूल नहीं सकता। तो इसलिए पायलट साहब, आपने हिम्मत बंधाई, जनता ने भी हिम्मत बंधाई, तब जाके चुनाव लड़ पाया। तो ये इतनी बड़ी ताकत आप लोगों ने दी है मेरे को, इससे ज़्यादा आप मेरे को क्या दे सकते? सब कुछ दे दिया, बाकी क्या बचा? तो मैं आपका बहुत ऋणी हूँ। मैं इसलिए बोलना नहीं चाहता था, तो बोलना इसलिए मैं उस हिसाब से ही बोला ताकि मैं कुछ बोल पाऊँ। अगर मैं शुरू से ही कुछ ऐसा ही बोलता, वीरेंद्र का नाम लेता, मैं बोल नहीं पाता, इसलिए वो नाम नहीं लेकर के आप लोगों ने कह दिया। तो आप सब इतनी तादाद में पधारे, हमारा मान सम्मान बढ़ाया। ये राजस्थान से कहाँ कहाँ से विभूति आई, इससे ज़्यादा और मेरे लिए क्या बात होगी। और आप बाड़मेर जिले के कितने लोग यहाँ आए हो, और पायलट साहब को भी सुनने के लिए, खाली मेरे हिसाब से नहीं आए हो। आप बहुत दिनों से चाहते थे कि पायलट साहब को भी प्रोग्राम, आप लोग भी कहते थे कभी पायलट साहब का भी कार्यक्रम रखो, कभी रखो। मैंने कहा रखेंगे, कभी मौका आने को, मौका आएगा तब रखेंगे। अब संयोग से ये मौका आ गया और इनका कार्यक्रम रख दिया, तो यहाँ आप पधारे, इनका भी मान सम्मान बढ़ा, हमारा भी मान सम्मान बढ़ा। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ी व्यवस्था में कमी रही, छाया की व्यवस्था में कमी रही, इस वजह से धूप में खड़े रहना बड़ा दिक्कत था। हालांकि गर्मी कल और आज 2 दिन ही, इससे पहले गर्मी थी नहीं, उस हिसाब से उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, और यही उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार का सहयोग, आशीर्वाद आप लोगों को मिलता रहे। और मैंने तो मेरे जीवन में गणित जीत हार होती रहती है, ये तो मैंने भी हार भी देखी है, कोई ऐसा नहीं हार देखी नहीं हो, सब है। लेकिन मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति वाला नेता ये पायलट साहब को मैं मानता हूँ। मैं इसलिए मानता हूँ कि हमारे राज में पहले हमारी पार्टी के शासन में पंचायतों के पुनर्गठन का काम चला 2 बार, दोनों बार टाई फिश हो गया। इस बार भी टाई फिश नहीं हो जाए, और पंचायतें बने या न बने। मैंने पायलट साहब पे फ़ोन से बात की यहाँ मेरे घर से, मैंने कहा पायलट साहब आपके पंचायतें बनाने की मंशा है या ये अधिसूचना जारी है क्या मामला? तो कि बनाएंगे, ऐसे क्या? तो मैंने कहा आप 4000 की जनसंख्या पे बनाने के आपने नोटिफिकेशन जारी किया, कैसे बनेंगी? एक भी नहीं बनेगी। तो कि क्या करना चाहिए? मैंने कहा 2000 पे बनाओ तो बनेगी। तो कहा आप चिट्ठी लेके भेजो। मैंने उसी में चिट्ठी लेकर के व्हाट्सअप की, इन्होंने दूसरे दिन ही 2500 पे कर दिया। मैंने कहा इससे भी काम नहीं बनेगा हमारे, और आपको कम करना पड़ेगा। तब इन्होंने कहा 10% कुछ कर दें, 2000 तक की कर देंगे, कलेक्टर को कह देंगे शिथिलता प्रदान करके दे दे, बना देंगे, रिलैक्सेशन दे देंगे। फिर बाद में यहाँ से प्रस्ताव चले गए सरकार को। हमने कहा साहब इससे ही काम बना, आधा बना, पूरा काम नहीं हुआ है। तो कि पूरा कैसे होगा? हमारे कुछ और पंचायतें रह गई है, वो भी बनाओ तो हुए। तब फिर पायलट साहब ने कहा चाहता क्या आखिर? मैं कहा और पंचायतें बनाना चाहता हूँ। तब मेरे को कहा लिख के दे दो लिस्ट। मैंने ये लिस्ट दे दी। मैं कहा जनसंख्या कम है, क्या जनसंख्या तू छोड़, जनसंख्या की बात तू तेरे बनानी, वो लिख के दे दे, जनसंख्या रहने दे। मैंने जो दी वैसी की वैसी यहाँ कलेक्टर के पास भेज दी, और वो कलेक्टर ने नोटिफिकेशन का जारी कर रहे थे। मैंने वहाँ उसमें लिख दी। उसके बाद में प्रस्ताव आया, उस समय मेरे ध्यान में रहा, या लोगों का ही बाद में आया मेरे सामने,
और पंचायत का कि ये हमारे बनानी ज़रूरी है। मैंने कलेक्टर से कहा कि साहब इसका भी नाम डाल दो अधिसूचना में, कि हम नहीं डाल सकते। क्यों? ऊपर से आएगी लिस्ट, ऊपर से आएगी तो ही होगा। मैंने फ़ोन किया यहाँ से, मैंने कहा ये एक नाम और भेजो, ये रह गया पीछे। तो वहाँ से फ़ोन किया, एक नाम उसी टाइम वो भी जोड़ दिया। कहना मतलब जो कहा वो सब हो गया, कोई बाकी रहा ही नहीं। पंचायत राज विभाग ने पास, अगर ये विभाग इनके पास नहीं होता नहीं तो मोरो हाल वही हो तो जो को पहली 2 बार हो। लोग मैंने पूछता कि कहीं हो ही पंचायत रो, मैं कहा भाई कहीं कह नहीं सको, हुबर है पूरे पेट ब्यावे ठा पड़े, अधूरो नौकी नहीं नौकी मैंने ठा नहीं है, आगे 2 बार मोरो अधूरो नौकड़ो है, हो सके हम कहीं नौक दे नहीं नौके। पर पायलट साहब में कह दियो अब कैसे नहीं बनाई नहीं, और कपूरो थोमत धोकेला इन वास्ते थे सावधान रहियो। हरीश जी ने भी कहा बेटा, हरीश जी भी कमेटी में और नहीं हूँ रोज़ कहता हूँ, मैं ध्यान रखियो पंचायत मामलो हम कह जे नहीं की नहीं तो थोड़े कुतियों कादे में बैठ जाए वाला कटेगा ही नहीं रोला। तो अँ बात रखी, और पंचायत राज विभाग हो, रोडों को विभाग हो, रोडों ही कई सब कर दी। अब बात पायलट साहब की PWD की डिमांड ही, मैं बोलियो मैं क्यों एक VRS होया करे, मैं पायलट साहब के मैं एक VRP भी है, VRS में वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, VRP को मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स, इसलिए मैंने कहा VRP के लिए मैं आवेदन कर रहा हूँ। तब इन्होंने कहा नहीं, ये आपका VRP स्वीकार नहीं होगा। VRS भी कई बार स्वीकार नहीं होता है, वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है स्वीकार करे या नहीं। तो इस प्रकार कहने की बातें बहुत है, लेकिन जो इनका स्नेह है उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। और ये मंच पे जितने भी हमारे साथी बैठे हैं इनका भी बहुत एहसान बंद हो। कहाँ से दूर गए, ये धौलपुर मलिंगा जी कहाँ से आए, खिलाड़ी लाल जी और मुरारी लाल जी वगैरह हैं, सारे और भी दूसरे साथी हैं, मैं सबका नाम ले नहीं सकूं। तो बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आप सबका, एक बार फिर हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। परम सम्मानीय हेमाराम जी साहब का उद्बोधन आने से इस प्रोग्राम का जो है बहुत सुंदर और उत्कृष्ट रूप हम सभी के बीच में आया। एक बार पुनः सचिन पायलट साहब का और पधारे हुए सभी अतिथियों का हृदय से बहुत बहुत आभार कि आप समय निकालकर हमारे बीच पधारे। मैं एक सूचना आप सबके बीच में रखना चाहूंगा। यहां पधारे हुए सभी आगंतुक महानुभावों के लिए स्वरूचि भोज की व्यवस्था राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर के मैदान में की गई है। सभी लोग भोजन लेकर के प्रस्थान करेंगे। हेमाराम जी साहब की तरफ से ये विनम्र अनुरोध है, आप सभी से गुजारिश रहेगी आप भोजन लेकर के प्रस्थान करेंगे। इसके बीच में मैं आपको बताना चाहूं, परम सम्माननीय तेज सिंह जी साहब ने महिलाओं के लिए भोजन की व्यवस्था वीरेंद्र धाम छात्रावास में रखी गई है। सभी महिलाएं वहीं भोजन स्वीकार करेंगी और पुरुषों के लिए भोजन की व्यवस्था राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर के मैदान में रखी गई है। मैं बताना चाहूंगा सुनीता जी और तेज सिंह जी की तरफ से यह बाड़मेर को जो नायाब तोहफा दिया गया है यह बाड़मेर पर हमेशा ऋण रहेगा। इसके साथ ही सुनीता जी के और तेज सिंह जी के परिवार की तरफ से और भी बाड़मेर के अंदर सहयोग का एक बहुत ऊंचा कीर्तिमान स्थापित किया गया। जीवनाराम जी कड़वासरा परिवार द्वारा समाज के लिए अंशदान और सहयोग समय समय पर किया गया। सुपुत्र श्री तेज सिंह जी चौधरी कड़वासरा ने इस भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया। जाट चैरिटेबल ट्रस्ट बाड़मेर मुख्य द्वार का निर्माण आपने करवाया। किसान कन्या छात्रावास के मुख्य द्वार का निर्माण इस परिवार ने करवाया। मालानी जाट चैरिटेबल ट्रस्ट अहमदाबाद में आप मुख्य सहयोगी की भूमिका में हैं, जिसका उद्घाटन 13 मई को है। वीरेंद्र धाम निर्माण में मुख्य सहयोगकर्ता और वीरेंद्र धाम बालाजी फार्म नेहरू नगर बाड़मेर जो आप सभी को दिख रहा है आपके विशेष सहयोग से संभव हो पाया। एक बार पुनः इस प्रोग्राम में पधारे हुए
सभी अतिथियों का हृदय की अतल गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जो भी महानुभाव दूर दराज से जहां से प्रस्थान करके यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी एक बार पुनः हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही कार्यक्रम के संपन्नता की औपचारिक घोषणा करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।